अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत हो। मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन ड्रोन अटैक ऑन रशिया। तो बहुत ही खतरनाक ये अटैक कंडक्ट किया है यूक्रेन ने भाई साहब रशिया के ऊपर, जिसमें उनके जो एयर बेस के ऊपर अटैक किया वो न्यूक्लियर बम्बर जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट जो बड़े होते हैं उनकी तबाही उतर गई है। तो देखते हैं जी कितना लॉस हुआ है और किस तरह ये जो है कंडक्ट किया गया है। और साफ ज़ाहिर है कि भाई बाहर में जो चीज़ें एक दफ़ा कोई कंट्री इस्तेमाल करता है तो दूसरे जो कंट्री है वो भी इससे सीखते हैं। तो आजकल जो माहौल जो चला हुआ है वो भी जंगी चला हुआ है भाई। तो देखते हैं वीडियो और अपना वीडियो कर देंगे। कौन करते हैं 3 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, कल यूक्रेन ने कुछ ऐसा किया है जिसकी रशिया ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रशिया की टेरिटरी आप सब जानते हैं कई गुना ज़्यादा बड़ा है यूक्रेन से। तो यूक्रेन ने कल जो है इतना मैसिव अटैक किया है और वो भी रशिया के कई हजार किलोमीटर अंदर टेरिटरी में। ये आप देख सकते हो खबर, यूक्रेन सेज मोर देन 40 रशियन वॉरप्लेन्स हिट इन मैसिव ड्रोन स्ट्राइक। तो इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जिस तरीके से अटैक किया गया, जिस तरीके से ड्रोन्स को रशिया के टेरिटरी में ले जाया गया और वहां से उसको अटैक कराने की कोशिश की गई, इसके बारे में काफी चर्चा चल रही है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल जो है यूक्रेन ने कंडक्ट किया है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। तो ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा, स्पाइडर्स वेब जो ऑपरेशन है ये बेसिकली यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये अभी तक का अगर आप देखोगे, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, लगभग 3 साल से ऊपर हो गए हैं, तब से लेकर अभी तक का ये यूक्रेन का सबसे एम्बिशियस और हाई इंपैक्ट ड्रोन स्ट्राइक वो भी रशिया के टेरिटरी के अंदर देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया गया था और रशिया के कई सारे एयर बेसेस पर डायरेक्ट अटैक किया गया। और जो मैं आपको बता रहा था ना, सबसे खास बात यह है, आप सोच के देखिए, यूक्रेन है यहां पर और रशिया के कई हजारों किलोमीटर दूर में यहां पर यह अटैक किया हुआ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ऐसा लगता है कि यूक्रेन की जो रीच है और जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है वो कई गुना ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से उसने ये पूरा कर पाया। वैसे मैं आपको बता दूं, इसको लेकर यूक्रेन का कहना है कि पिछले कई महीनों से वो प्रिपेयर कर रहा था, करीब 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहा था और फाइनली उसने रशिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेसेस के ऊपर अटैक किया है। अच्छा, यहां पर प्राइमरी टारगेट्स कौन से रहे मैं आपको पहले बताता हूं। बेसिकली 5 की जो रशियन एयर बेसेस है वहां पर अटैक किया गया है बताया जा रहा है। ये आप इन सभी के नाम देख सकते हो, बेलाया एयर बेस। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू दिखाता हूं। आप जस्ट इमेजिन करिए, यहां पर है यूक्रेन और यहां पर अगर आप देखोगे पूरा का पूरा रशियन टेरिटरी है। तो आप सोचिए इतना अंदर जाकर, ये आप देख सकते हो, यहां पर है बेलाया जो एयर बेस है। फिर इसके अलावा दूसरा यहां पर आप देख पाओगे द्यागिलेवो, इसके अलावा उसके ऊपर जो है इवानोवा। फिर इसके अलावा एकदम नदन साइड में आर्कटिक सर्कल के पास है यहाँ पर ओलेनिया। और यहाँ पर अगेन आप देखोगे तो कहने का मतलब यह है कि यूक्रेन के पास ऐसी कैपेबिलिटी कहाँ से आ गई कि वो भी रशिया के इतने हजारों किलोमीटर अंदर जो है यहाँ पर उसने अटैक किया। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो वॉर है वो कहीं ज़्यादा एस्केलेट होने वाला है। मतलब आप पीस की तो बात अब छोड़ ही दीजिए, जिस तरह से ये अटैक हुआ है ना, तो यहाँ से रशिया और कई गुना अटैक शायद यूक्रेन के ऊपर अब कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर रशिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हार्म हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी की मैं बात बताता हूँ। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस, उनका ये क्लेम है कि पिछले 18 महीने से इस पूरे अटैक को लेकर ये प्रिपेयर कर रहे थे। मतलब आपको यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है, जो पीछे से यहाँ पर पीस की बात कही जा रही थी ना, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से धोखा भी देने की कोशिश की जा रही थी। मतलब आप एक तरह से पीस की भी बात कर रहे हो, लेकिन पीछे से यहाँ पर आप अटैक भी करने की पूरी जो प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, वो भी एक प्रकार से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कैमोफ्लाज्ड मोबाइल लॉन्च यूनिट। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे ड्रोन्स को छुपाकर वुडन केबिन्स में ले जाया गया रशियन टेरिटरी के अंदर। बेसिकली क्या है ना कि ट्रकों के माध्यम से
मतलब ट्रक के ऊपर, मान लो ये ट्रक है, ट्रक के ऊपर एक वुडन लकड़ी का केबिन यहाँ पर बनाया गया, माउंट किया गया ऊपर, और इसके अंदर कई सारे जो ड्रोन हैं वो यहाँ पर छुपाए गए। और ये जो ट्रक्स हैं वो रशिया के अलग अलग ठिकानों पर ले जाया गया, स्मगल किया गया, मतलब रशिया को इसके बारे में पता भी नहीं था। और ये ट्रक को देखकर आप कह भी नहीं सकते हो कि इसके अंदर ड्रोन्स छुपे होंगे। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये जो ट्रक्स थे वो बेसिकली नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए था, मतलब रूरल और जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान होता है वो कहकर रशिया के अंदर ये जो ट्रक है ले जाया गया था, स्मगल किया गया था। और रशियन मिलिट्री को इसके बारे में भनक भी नहीं लगी, उसको पता भी नहीं चला। तो आगे चलकर क्या होता है कि इसको जहां जहां पर जिन एयर बेसिस पर अटैक करना था उसके पास जो है उस ट्रक को ले जाकर खड़ा कर दिया गया, छुपा दिया गया, और एक ही साथ मतलब एक बटन दबाकर, और वो भी बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से। आपको समझना है कि मतलब रिमोटली यूक्रेन ने यहाँ पर इन सभी ड्रोन्स को, जहाँ जहाँ पर ट्रकों में ये जो ड्रोन छुपाए गए थे लकड़ी के केबिन में, और लकड़ी के केबिन में इसीलिए ताकि यहाँ पर इसके बारे में पता ना चल सके। और ये अचानक से एक ही बार में कल जो है जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया स्पाइडर्स वेब, उसके दौरान यहाँ पर एक बटन दबाकर एक ही समय में जो ड्रोन्स है उसको अलग अलग एयर बेसिस पर अटैक करने के लिए लॉन्च कर दिया गया। और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो ड्रोन्स हैं दे वर लाइकली यूज्ड जीपीएस इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था, और प्री प्रोग्राम्ड रूट था, मतलब कि ये जो ड्रोन्स थे वो बेसिकली इस तरह से लॉन्च किए गए थे कि उनको पता था कि यहाँ पर जाकर इस पर्टिकुलर जगह पर अटैक करना है जीपीएस के माध्यम से। और ये सब कुछ प्री प्लान तरीके से था, बस आपको एक बटन दबाना था और एक ही समय में यहाँ पर ये सारे ड्रोन्स लॉन्च हो गए। ऑल अटैक्स वेर कोऑर्डिनेटेड टू अकर विथ इन अ नैरो टाइम विंडो, जिसकी वजह से रशिया की जो एयर डिफेंस है वो ओवरवेल्म हो गई, उसको पता भी नहीं चल पाया। और आपको एक चीज़ समझना है, रशिया ने जो अपना पूरा का पूरा एयर डिफेंस इस समय लगा रखा था वो रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर लगा रखा था, मतलब यूक्रेन इस वाले एयर डिफेंस को तो पार कर नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं उसने ये स्ट्रैटेजी चली कि यहाँ पर जो ट्रक्स हैं उसको स्मगल किया जाए, एयर बेसिस के पास ले जाया जाए, नज़दीक ले जाया जाए, और फिर वुडन में छुपा जो ड्रोन्स है उसको लॉन्च किया जाए ताकि इन एयर बेसिस को खत्म किया जा सके। और देखिए इसका इंपैक्ट क्या होता है। यहां पर यह बोला जा रहा है कि रशिया के बड़े बड़े बॉम्बर्स, जस्ट इमेजिन करिए TU-95, TU-22M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर, ये आप देख रहे हो ना, ये है आपका TU-22M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर, जिसके माध्यम से जो बॉम्ब्स हैं उसको ड्रॉप किया जाता है। इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट एक प्रकार से डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर्स के माध्यम से भी दिखाता हूं, क्योंकि जब ड्रोन से अटैक किया जा रहा था तो यहां पर यूक्रेन ने कुछ वीडियोस भी शूट कर लिए ड्रोन्स के थ्रू। और ये आप देख सकते हैं कई सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो लगातार लाइन में खड़े हुए हैं एयर बेसिस के ऊपर, और यहां पर ये किस तरह से बर्न हो गए हैं। ये राइट साइड में भी इस पिक्चर में आप देख पाओगे किस तरह से जो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट है रशिया का वो जल रहा है। और ये अगर अगेन आप देखोगे तो ये एयर बेसिस हैं जहां से ये इतने भयानक तरीके से जो धुआं है वो लगातार उठ रहा है, मतलब चाहे एयर बेस हो गया, एयर बेस में खड़े ये जो एयरक्राफ्ट हो गए वो सब कुछ यहां पर तबाह हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि और भी कई सारे सपोर्ट व्हीकल्स, फ्यूल डिपो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो गई बेसिस पर, उन सब के ऊपर हमला किया गया है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं रशिया की जो स्ट्रैटेजिक एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो डिसरप्ट हो गई है पूरी तरह। और स्पेशली यहां पर जो क्रूज मिसाइल्स पहले रशिया लॉन्च कर पाता था दूर से ही, मतलब अपने दूर के इलाकों से ही क्रूज मिसाइल जो लॉन्च कर पाता था, वो कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं रशिया की हार्म हुई है। अच्छा, इसको लेकर रशिया का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखो, रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस ने एक्नॉलेज किया है कि हाँ उनके ऊपर अटैक हुआ, लेकिन उस अटैक को उन्होंने डाउनप्ले करने की कोशिश की, कहा कि अटैक हुआ है लेकिन इतना बड़ा ऐसा कोई डैमेज देखने को नहीं मिला है, माइनर एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। हाँ, क्योंकि ये इस तरह की बात कही जाएंगी, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन यहां पर उनके द्वारा यह भी क्लेम किया गया कि जो ड्रोन्स हैं उसको इंटरसेप्ट किया गया था, उसको मार गिराए गए थे। एक जो यूक्रेनियन लिंक्ड ऑपरेटिव है रशिया के अंदर, उसको रशियन मिलिट्री ने अरेस्ट किया है कि उसी के द्वारा पूरा जो लॉजिस्टिक है, ट्रक को छुपाकर रशिया के अंदर ले जाना, वो सब कुछ के अंदर वो पर्सन शामिल था। तो अब यहां पर उसको रशिया के द्वारा एक प्रकार से अरेस्ट किया गया है। अच्छा, इसका टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है? सबसे पहली चीज है साइकोलॉजिकल शॉक,
मतलब कि रशिया का जो परसेप्शन था ना कि उसकी जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, मतलब यूक्रेन चाहकर भी रशिया के डीप में जाकर अंदर जाकर अटैक नहीं कर सकता। तो वो कहीं ना कहीं परसेप्शन एक प्रकार से हिल गई है। एयर बेसेस जो पहले एकदम सेफ माने जाते थे रशिया के अंदर, वो अब यूक्रेनियन रीच में आ गए, मतलब अब यूक्रेन उसके ऊपर अटैक कर सकता है। ये दिखाता है साइकोलॉजिकल शॉक। और यहां पर दूसरा है स्ट्रैटेजिक सेटबैक फॉर रशिया। मैंने आपको बताया ना कि यहां पर रशिया के इतने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट एयर बेसिस पर हमला हुआ है, उनके एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से टेम्पररी बेसिस पर ही कह लीजिए, लेकिन उनके जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं वो डिसेबल हो गए हैं, जिसकी वजह से रशिया की जो कैपेसिटी थी ना स्ट्रैटेजिक एयर स्ट्राइक की, वो हैम्पर हुई है। एंड स्पेशली क्रूज मिसाइल्स ये लोग जो लॉन्च कर पाते थे यूक्रेन के ऊपर, वो शायद अब करने में काफी मुश्किल आएगा। फिर दूसरा है प्रूफ ऑफ यूक्रेनियन इंजेन्युइटी, मतलब कि ये ऑपरेशन जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब है, ये दिखाता है कि यूक्रेन इनोवेट कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहा है, ताकि ड्रोन वॉरफेयर में वो यहां पर आगे निकल सके, मतलब छोटे से दाम में वो ज्यादा हमला कर सके रशिया के ऊपर। और कहीं ना कहीं ये नया फेज ऑफ वॉरफेयर भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल स्ट्राइक। जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया के इंटरनल एयर बेसिस पर अटैक किया, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि यूक्रेन और भी कई सारे टैक्टिक्स अपना सकता है, सैबोटाज टीम, स्लीपर सेल्स, रिमोट डिप्लॉयड ड्रोन्स, इस तरह की चीज़ों के माध्यम से रशिया के ऊपर और भी आगे चलकर अटैक कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर जिस ड्रोन की हम बात कर रहे हैं ना, जो यूक्रेन ने इस्तेमाल किया है, उसके बारे में एग्जैक्टली हमें पता तो नहीं है कि किस प्रकार का ड्रोन है, कौन से देश ने सप्लाई किया, क्या जर्मनी ने दिया है, क्या टर्की ने दिया है, क्या अमेरिका ने दिया है, कौन सा ड्रोन है। देखो, इसके बारे में अभी खुलेआम चीज़ों को बताया नहीं गया, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है उसके हिसाब से ये फिक्स्ड विंग लॉन्ग रेंज ड्रोन थे। यहाँ पर पॉसिबली हो सकता है कि ये जेट पावर्ड होंगे, और इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव पेलोड था वो करीब 5 से 20 किलोग्राम था हर एक ड्रोन के अंदर, और स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड वाया लो रडार क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन, मतलब कि ये रडार के कवरेज में ना आ सके, इस तरह का ये ड्रोन था। एंड इसको मॉडिफाइड ग्राउंड लॉन्च रेल, मतलब कि वुडन शेड के अंदर इसको छुपाया गया था ना ड्रोन को, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कुछ एक रेल सिस्टम होना चाहिए ना, जिसके माध्यम से ये जो ड्रोन है वो आपका स्पीड पकड़ सके और अपने आप को लॉन्च कर सके। तो उस तरह का कुछ मॉडिफाइड तरीके से चीज़ों को बनाने की कोशिश की गई होगी। खैर, इन सारी चीज़ों को लेकर इंटरनेशनल रिएक्शन क्या रहा है? देखो, जो वेस्टर्न अलाइज हैं यूक्रेन के, स्पेशली जो नेटो के मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, और उनका भी कहना है कि ये रशिया के लिए बहुत बड़ा ब्लो है, और ये रशिया की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं हार्म हो जाती है। और रशिया के लिए अगर हम बात करें तो रशिया क्या है कि अपना जो एयर डिफेंस डिप्लॉयमेंट है पूरे देश भर के अंदर, उसको अब थोड़ा सा करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है ताकि इंटरनल सिक्योरिटी जो ब्रीच हुई है वो किस तरह से हुई है, ट्रक कैसे रशिया के अंदर आ गए, उन सबको भी लेकर जांच हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन देखो, इसका फ्यूचर आउटलुक के अगर बारे में हम बात करें तो जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब था, उसने एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया है यूक्रेन ऑपरेशंस के लिए। यहां पर हो सकता है कि आगे चलकर इस तरह के और ज्यादा जो अटैक्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि यहां पर और भी ट्रक्स ऑलरेडी रशिया के अंदर मौजूद होंगे, जिसके माध्यम से फिर से एक बार ड्रोन अटैक किया जा सकता है। अब रशिया यहां पर जो है अपना एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ यूक्रेन बॉर्डर पर लगाने से डिपेंडेंट नहीं होगा, अब उसको चीज़ों को डाइवर्ट करना होगा, अपने जो इंटरनल एसेट्स हैं उसको भी बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी रशिया को, अदरवाइज रशिया के पावर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है। एक तरफ यूक्रेन कह रहा है कि हमने बहुत बड़ा डैमेज किया है, रशिया कह रहा है कि नहीं, ऐसा कोई उतना डैमेज नहीं हुआ है। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट हुई है रशिया की तरफ से कि अटैक करने की कोशिश हुई है, लेकिन इतना बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस वगैरह सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से काफी एक्सटेंसिव डैमेज आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें कल इस चीज के बारे में थी आपको पता चल गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, अगर आप 2026 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है उसको डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटर आपको इसके अंदर मिलता है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें।
दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए, बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। खत्म हो गई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। ये कभी कभी ना यूक्रेन इस तरह का अटैक करता है कि भाई सब चौंका देता है। पहले भी कई दफ़ा जो है इस जंग के दौरान जो है ना यूक्रेन ने इस तरह के अटैक किए जिसमें हज़ारों जो है वो रशियन फौजियों के ऊपर भाई साहब अटैक किया गया और वो हज़ारों की जानें भी गई। तारक, जब है जंग लगी हुई, दुश्मन को कमजोर कभी भी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने अटैक किया, 18 जो महीने यूरोप ने, अमेरिका ने इसके साथ किया है, इसके पीछे देखो, इसने अभी तक सबक नहीं सीखा। नहीं उन तमाम चीजें नहीं सीखा। अब समझ या में फिर आया। ये कि दुनिया की नजर में इन्होंने कुछ और ये जो दिखा के डोनाल्ड मारा ट्रम्प, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प की तू मैंने करवाएगी, ये तो सारा मेरे ख्याल में ड्रामा ही होगा। हो सकता ड्रामा ही लगता है इसको जो देख के। ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की थी उन्होंने। लेकिन ये एक और भी चीज है, डोनाल्ड ट्रम्प ने हाथ पीछे खींचे हुए, लेकिन यूरोप नहीं खींच सकता। यूरोप की सिक्योरिटी भाई साहब उसी के ऊपर टिकी हाँ जी। अभी देखा जाए तो यूके वो भी जंग की तैयारी में लगा हुआ है। यूके लगा हुआ तो साफ है यूके के अगर जंग होगी तो भाई साहब यूरोप भी साथ में ही होना है। और पुतिन ने यूके का सबसे पहले नाम लिया है। वो है ही बात। जब से अटैक हुआ, इनका मकसद वो क्या नाम ले रहे हैं। यार एक दफ जो इनका मकसद क्या है कि रशिया को इस एरिया में कमजोर करना, पूरे यूरोप को। नहीं तुझे उनका भाई साहब रशिया जो है दुनिया का सबसे ना मतलब सुपर पावर के दौर में नहीं, अभी सुपर पावर की पावर ही नहीं है, क्योंकि इसकी अब तो इकोनॉमी नहीं है उस कमजोर लेवल हो की। चुका है। हथियारों के मामले में भाई साहब आज भी रशिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे तगड़ा कंट्री है। चाइना आज भी तीसरे नंबर पे आता है ऐसी बात है। आर्मी के हिसाब से। तो देखा जाए तो भाई साहब आर्मी के लिहाज से तगड़ा है। अगर उसके ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं अगर हट जाए ना, अगर उसका ट्रेड चल जाए दोबारा, तो रशिया ऐसा कंट्री है उसकी पॉपुलेशन कम है, एरिया बहुत ज्यादा है, वो जल्दी ग्रो कर survive कर जाए। जल्दी ग्रो कर जाना है। अच्छा, ये जो इतना मैसिव डैमेज हुआ है 5 एयर बेसिस से, हो सकता है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा तबाह हुआ बॉम्बर भाई, हाई क्लास और स्टैंडर्ड के बॉम्बर उसके लिए। बॉम्बर उसके तबाह हुए हैं। तो क्या अब अगर रशिया दोबारा इस पे अटैक करता है तो यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर सकता है? नहीं करेगा फिर जंग लगेगी तबाही यूरोप तो के साथ। यूक्रेन की तबाही तो पहले से उतरी हुई है। वो तो पहले अभी वो खस्ता कहता है कि है। भाई जितना ज्यादा डैमेज कर दो, मतलब ये और वो नहीं चाहता, ये यूरोप चाहता है। हाँ, ये लंबी जो जंग छिड़ी, अलग है यूक्रेन का जितना ज्यादा लॉस हुआ है ना, ये यार पता है कि उधार के जो पैसे होते हैं ना, जिस तरह भाई अमेरिका ने मुंह पे मारा है कि भाई हमने $1 बिलियन दे दिए, जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहा था, एक तो बेइज्जती दुनिया ने देखा भाई साहब। इस तो तरह बुला अमेरिका के की- विजिट किया। अमेरिका की जंग में लड़ा, अमेरिका की वजह से जंग हुई है। अमेरिका और यूरोप की उंगली में आके नेटो का मेंबर वरना बनना भाई चाहता पुतिन ने था। तो बोला था भाई साहब आप भी बैठ जाओ, हम भी सुकून बैठ जाए, से कुछ रहो। नहीं करेंगे। ऐसी लेकिन बात उसको वो कीड़ा उंगली थी, कीड़ा 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 जिसे कहते हैं वो चुभता है। कीड़ा था नेटो में मिलने का, जिसकी वजह से सारा कंट्री में ऐसी वीडियो निकल कर आई कि ज़ेलेंस्की ने ऐलान, मतलब सरकार ने ऐलान किया कि भाई आपको आर्मी में सर्व करना है और भाई सिविलियन को। और भाई जब उनकी बेटियां जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भाई साहब बाहर के कंट्री में चले गए, अब पता नहीं कब कहाँ वो होंगे, किधर फैल गए पूरी दुनिया में, यूक्रेन जिधर के, जिसका मुंह यूक्रेन लगा। के भाई दुनिया में भाई घर बाहर उजड़ गए लोगों के।
सारा हंसता बसता एक कंट्री ज़ेलेंस्की स्वभाव की वजह बर्बाद से। हो गया। एक लीडर जो होता है ना, ये ऐसा ही समझ लो जिस तरह एक कहावत है ना कि भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कोई पूरा मुल्क खा गया, एक खा गया। एक मुल्क खा लीडर गया, एक गंदा लीडर नहीं कर गया, खा गया मुल्क, सारी तबाही तबाही। अभी अभी भी वो अपनी जिद पे है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं रात की इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा था, इन्होंने इतने जबरदस्त अटैक कर दिया ना यूक्रेन पे रशिया ने, तबाही तो उतरी होगी। जो अब रात की जो तबाही उतरी है ना, वो जो उनके ड्रोन्स उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं रशिया ने रात रशिया को के किया। पास बहुत ज्यादा हथियार है। रात की आज जो गुज़श्ता रात और गुज़री इसकी है। वजह अगर ये यूके और यूरोप के साथ जंग लगती है तो भाई वर्ल्ड वार छिड़ सकती है। ये एक भाई रशिया जो है, अगर उसके साथ चाइना जैसा बड़ा कंट्री नहीं जुड़ा तो रशिया ने भाई साहब पहले जाना है। ये हाँ, भी फिर सच है। ये इतना बेवकूफ नहीं लेकिन है ये वो। चीज है जो आपकी बात है ना, फिर वो पूरे यूरोप या मैं अमेरिका इस के पे साथ एग्री टिक करता नहीं हूँ, पाएगा। मैं इस पे एग्री करता हूँ कि मैंने काफी न्यूज ये सुन रहा हूँ, ट्विटर पे भी सुन रहा हूँ कि मे भी ये ना हो कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ना हम चले जाए। हो सकता है। और पता है ये हकीकत बात है। सुनते यूके तो के वही पास बात भी है। F-35 हैं, जो अमेरिकन फाइटर जेट है ना, स्टेल्थ 5th जनरेशन के, वो भी हैं। और यूके ने बोला कि भाई हम उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन लगाएंगे, जो उसके ऊपर जो मिसाइल लगेंगे ना उनमें न्यूक्लियर वार ऐड होगा। अगर इस तरह के चीजें होती हैं तो भाई साफ ज़ाहिर है तबाही तो उतरनी है। जैसे अगर वो यूक्रेन का इस्तेमाल करता है और यूक्रेन का 5-6 ज़ेलेंस्की, क्या उसका नाम है, ज़ेलेंस्की है। ज़ेलेंस्की, जैसे यूक्रेन के लिए वो मिला है ना, मेरे भाई भी वहीं पे होते हैं यूके, और यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इसी दिमाग के ही है। वो कह रहा वो आए दिन ऐसे ऐसे वो मेजर इम्पैक्ट कंट्री में कर रहा, समझ नहीं लगती मुल्क को ले कहाँ की। अभी अगर एक अच्छा मजे की एक और वो बात भी ऐसे सर फिर सही है। यूके ने दुनिया पे राज किया है शुरुआत किया। में। अभी उसकी आर्मी की सूरत हाल जो है ना, उसकी लाख पूरी आर्मी भी नहीं बनती, 1 लाख भी नहीं बनती पूरी आर्मी, नेवी की और ये वो मिला के है ही कोई नहीं, आर्मी नहीं। और जंगें जो है वो आर्मी के साथ लड़ी जाती हैं, नंबर भी काफी मायने रखते हैं। अब सोल्जर एक सोल्जर को तैयार होने में कम से कम 3 से 6 महीने तो लगते ही हैं। अब वो मतलब ट्रेनिंग होती है। अब एक अनाड़ी बंदा जाएगा वो तो पहले दिन ही मार खा के आ जाएगा। साफ ज़ाहिर है फिर। तो किसी खास शोबे में जाने के लिए उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसमें साफ तरह के जंगी माहौल में लड़ने की काबिलियत हो तो तभी वो टिक पाएगा, नहीं तो भाई मारा जाएगा। यूरोप ने ये फिर उंगली दी ना यूक्रेन को। वो तो ये पहले दिन से ये कहते यकीन हैं। मानो पहले दिन ही जंग खत्म हो जानी थी। ये अगर वो नेटो का वो और सिस्टम बना भी है। नहीं, आज तक उन्होंने बनाया भी नहीं। नहीं वो नेटो का मेंबर है बिल्कुल, दूसरे जो यूरोपियन यूनियन वाले हो गए या यूके नेटो का मेंबर है। अगर उस पर अटैक होता है तो समझो पूरे नेटो कंट्री की 30 कंट्री उनके ऊपर अटैक होता है। लेकिन अगर ये शुरुआत में हो जाता ना, अब सारा नेटो जो है वो खुद चलो आर्मी तो नहीं भेज रहे, लेकिन वो हथियार तो पूरा और पैसा तो पूरा वो ही भेज रहे हैं। ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि रशिया अगर शुरुआत में ये आधा बम थोड़ा सा लंबी रेंज वाला छोड़ देता ना कि किसी यूरोपियन कंट्री में, तो उनको या तो रशिया थोड़ा सा रशिया डर चाहता है पैदा हो कि या जाता। रशिया यही चाहता है कि चीजें रुकी रहे। तो पुतिन जैसा लीडर फिर रोज रशिया रोज थोड़ी ये ना चाहता पैदा है। होता है। तारक ये भी देखो ना, ये पूरी दुनिया के साथ कहीं लड़ ना रहा है कहीं ये भी है कि और रशिया survive खुद भी चाहता होगा कि लंबी जंग छिड़ी रहे। हो सकता है भाई, उसको फिर क्या फायदा। कई चीजें होती हैं प्लानिंग होती ना यकूब भाई कि जब अंदर में बगावत उठ जाती है तो ये जंगें करवाई भी जाती हैं। बिल्कुल ऐसा भी हो भी होता है। सकता है। और ये भी उसकी चीज़ कुर्सी को भी खतरा हो सकता है। चलो जी। कुर्सी को उसको कोई खतरा 2037 में उसने उतरना चाहे ना कि उधर होती है। यह चीजें बहुत कुछ हो सकती है। लेकिन ये कि भाई अगर पुतिन की जगह कोई और लीडर होता ना तो कब का टूट जाता। ये है, सही ये- बात है। ये बंदा पकड़े पक्का हुए है। हैं। ये बंदा बहुत पक्का है। हालांकि इसके ऊपर अंदरूनी जितनी गद्दारी हुई है फिर भी वो लेके चल रहे हैं। वो, लेकिन रशिया को वो भाई साहब लेके चल रहा है संभाल के। इतना बड़ा कंट्री, हाँ। बात सवाल ये पैदा हो। तो ठीक है भाई, पूरी दुनिया से अकेला कंट्री लड़ रहा है। अगर जिस तरह वेस्टर्न कंट्री खड़े होते हैं ना यूक्रेन के साथ खुल के, अगर इसी तरह चाइना या जो इसके ग्रुप के कंट्री हैं, कम तो से वैसे कम का भाई वैसे तो साहब इनको इंडिया तबाह पक्का बर्बाद यार कर है। देगा। इंडिया पक्का कभी यार कभी इंडिया में खड़ा हो जाता है यार। कभी भी। इंडिया की इस जंगों में मामले में। रशिया ने हिस्सा लिया है, लेकिन ये कभी इंडिया ने इसलिए इंडिया- उसकी मदद के लिए खड़ा नहीं हुआ। सामने लेगा भी नहीं। ये तो तेल भी कहते हैं भाई साहब हम डिस्काउंट रेट पे लेंगे अगर दोगे तो। अभी उन्होंने क्या कर दिया भाई, डोनाल्ड ट्रंप के वो एक अमेरिकन बंदा बोल रहा था
जो चाइना है और इंडिया है उसके ऊपर 500% टैक्स लगाएंगे अगर वो रशिया से तेल और गैस खरीदेंगे। क्या बात है। चलें जी, लेकिन ये कि भाई दाद बनती है यूक्रेन को जिसने इतना जो अंदर घुस के डीप तरीके से अटैक कर दिया। लंबी दाद चौड़ी कौन का- सी है तारक, उसने फिर से अपने लोगों को ही मारा। अपनी मौत फिर भी दाद है। को इतना बड़ा लॉस और वो ठंडा होके बैठ गया था पुतिन तो छोटी-मोटी- एक मिनट आपको नहीं, याद है जब मोदी इंटरनेशनल क्या था लेवल पर रशिया उसके में साथ जो हुआ है वो बेइज्जती कम थी उसकी। और मोदी ने क्या, मोदी सिलेक्शन के बाद गया ना पुतिन के पास गया था ना, उस वक्त जाते क्या सवाल से किया था ना, रशिया यूक्रेन की बात की थी, हमने वीडियो भी की थी भाई मिल के बैठ जाए, मन की बात उसने की, सारा कुछ किया था। वो कहीं ना कहीं वो तो सोच रहा था कि ना ही जंग आगे वो पुतिन हो सकता है, इसलिए फिर अटैक कर दिया। अब उस बंदे को मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रशिया भी अटैक करता रहता है, ऐसा तो नहीं कोई नहीं नहीं इतना बड़ा तो नहीं रशिया ने नहीं, रशिया भी आए दिन अटैक करता रहता है, सारा कुछ चल रहा है, जंग छिड़ी हुई है अभी। उसकी आबादी आधी से ज्यादा तो चली गई छोड़ के, आगे यूरोप चले गए हैं। लेकिन फिर भी अटैक तो कर ही रहे हैं। चलें जी, सही है। वे अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में। वैसे ऐसे कंट्रियों को सोचना चाहिए, प्लानिंग अच्छी है, लेकिन ये भी है कि अब जो है वो दूसरे कंट्री जो है, अगर कोई कंट्री सोच रहा है कि भाई हम भी इस तरह ट्रकों में लोड करके ड्रोन भेज दें हाँ जी। और वहाँ पे अटैक कर दें, तो भाई अब जो है लोग जो ट्रकों की तलाशी ना गौर से लेनी शुरू कर। अब ट्रकों के बजाय ना कोई और जगह जो है ना वो ढूंढे, जिस तरह क्या हो सकता है भाई, और कुछ चीज़ छोटी मोटी चीज़ें, रक्षा वगैरह हो गई, की प्लानिंग हो सकती है, गाड़ियाँ रेडी हो सकती है, हाँ। रिक्शा हो सकता है, बाइक हो सकता है। अब भाई साहब फ्रूट वाली ना जो पेटियां थी उसमें ड्रोन भेजने तब जा काम चलना है। चलें जी, सही है। बेअपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में। ऐसे खतरनाक है भाई, इससे जो अभी जो यूके में चल रहा है वर्ल्ड वॉर 3 लग गई तो चीज़ों के रेट जो है वो दाम बहुत हाई तरीके से बढ़ने वाले हैं। पहले भी इतने कम नहीं है। नहीं, पहले भी कम तो नहीं है, लेकिन भाई और ज्यादा बढ़ेगा। दुनिया भाई साहब तबाही की तरफ जा रही है। लग तो ये है, सारी दुनिया में देख लो। लड़ाई जो है वो जंग जो है जो इकोनॉमी की होनी चाहिए, और लेकिन ये जो है वो दुनिया तबाही। काम उल्टा चल रहा है। यहाँ पर तुम ये भी तो कह सकते हो कि इंसानियत खतरे में है। और लाल टोपी की कहीं ना कहीं बात सच लग रही है मुझे। वो जो हर वक्त कहता है ना वर्ल्ड वॉर 3 लाल टोपी, दुआ करो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये कुछ ना कुछ करके देगा। चले जी, सही में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत नहीं। अल्लाह अल्लाह।